डेट है 26 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है तवांग। तवांग एक एरिया है, रीजन है जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान का पार्ट है। अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये मैप है हिंदुस्तान का। इधर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको रेड, ये वाला, ये इधर भूटान है, ये पार्ट है तवांग। तवांग है अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है। जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, रेड रेड लाइन, ये है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन देखो, जब ये 1914 में खींची गई थी, ये लाइन बाउंड्री लाइन है इंडिया और तिब्बत के बीच में। लेकिन तिब्बत को बाद में कैप्चर कर लिया चाइना ने। अब ये तिब्बत को कब्जा कर रखा चाइना ने, तो अब चाइना और इंडिया के बीच में ये मैकमोहन लाइन बॉर्डर लाइन है। और यहाँ पे देखो जो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक, ये है एलएसी। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि ये अक्साई चीन, ये वाला पार्ट है जो, ये है अक्साई चीन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये अक्साई चीन है। ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन चाइना ने कब्जा कर रखा है इस पर। और जो इधर है ये वाली डॉटेड लाइन, ये है एलओसी। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। और इधर वाला पार्ट जम्मू कश्मीर का है जो, ये वाला पार्ट, ये है पीओके, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है जम्मू कश्मीर का ही पार्ट। तो इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ। और ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, उसको भी रेड क्लिफ बोलते हैं। और मैकमोहन लाइन किसको बोलते हैं? इंडिया और तिब्बत के बीच में, या इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये याद रखना है। इसमें तवांग रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तवांग देखो हिस्टोरिकली तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1914 में एक शिमला अकॉर्ड हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता भाई साहब। ये ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे तो देखो 1947 से पहले ब्रिटिश का राज था हमारे ऊपर। तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। तो इन्होंने दोनों कंट्रीज ने, यानी कि ब्रिटिश इंडिया ने और तिब्बत ने, एक बाउंड्री लाइन खींची अपनी कंट्री के बीच में, जो हमने देखी मैकमोहन लाइन, ये वाली मैकमोहन लाइन। तो ये मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई। मैकमोहन लाइन में देखो तिब्बत ने ये मान लिया, ट्रीटी हुई कि हम जो तवांग रीजन है ब्रिटिश इंडिया को दे देंगे। लेकिन देखो ये चाइना ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि तवांग इंडिया का पार्ट है, क्योंकि तिब्बत ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था इस एग्रीमेंट में, जब 1914 का हुआ था, कि तवांग अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के लिए छोड़ दिया था। 1950 में देखो तिब्बत ने अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस लॉस्ट कर दी थी, क्योंकि 1950 में चाइना ने इसको, तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, मिला लिया अपनी कंट्री में। मेनलैंड चाइना है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1959 में देखो यहाँ के जो लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, ये पोस्ट है दलाई लामा। ये किसी का नाम नहीं है, ये धार्मिक पोस्ट है, एक रिलीजियस लीडर हैं दलाई लामा। तो वो भाग के आ गए, तवांग रीजन से होते हुए इंडिया में आ गई, वो तिब्बत से भाग गए, फ्लैड हो गए। उसके बाद देखो 1962 में एक वार हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ। उसमें देखो तवांग रीजन चाइना के कंट्रोल में आ गया, चाइना ने छीन लिया। लेकिन चाइना ने वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से अपनी ट्रुप्स को यहाँ से पीछे खींच लिया, अपने जो सैनिक है पीछे हटा लिया, और तवांग दे दिया इंडिया को। तो फिर बाद में इंडिया के अंदर ही आ गया तवांग रीजन। लेकिन चाइना अब तक भी क्लेम करता है कि तवांग रीजन को भी, और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे ये पार्ट हैं, उसको अपना पार्ट बताता है। ये यहाँ तक अपना पार्ट बताता है, कहता है ये हमारा ही पार्ट है, ये तिब्बत का पार्ट था और तिब्बत हमारा है, तो ये इसका पार्ट है। चाइना कब्जा करना चाहता है इस पर। तो ये डिस्प्यूट चलता रहता है, बाउंड्री डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट है दोस्ती। दोस्ती देखो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 15वां एडिशन हुआ है इसका, 15th, 30 साल पहले से चलती आ रही है एक्सरसाइज। ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, 3 कंट्रीज के बीच में होती है, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। और ये बाई इनियल एक्सरसाइज है। बाई इनियल का मतलब है 2 साल में ये एक बार एक्सरसाइज होती है। 30 साल पहले से स्टार्ट हुई थी, 2021 में इसका 15वां एडिशन हो रहा है। देखो तीनों कंट्रीज की मिलिट्री पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, तीनों कंट्रीज की, और एक दूसरी मिलिट्री के बीच में कॉपरेशन इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट है विल यू बैन कन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स, आस्क सुप्रीम कोर्ट। ये देखो प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पहले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों, तवांग भी और ये दोस्ती वाला भी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई साहब क्या आप जो कन्विक्ट हो चुके हैं, कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहरा दिए, सजा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अपराधी को, क्रिमिनल है, जो भी क्रिमिनल है, किसी ने क्राइम किया, अपराध किया और वो कन्विक्ट हो गए, तो क्या आप उसे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या आप उसे फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने से लिए बैन करोगे, प्रतिबंध करोगे या नहीं, ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहा कि भाई साहब जो ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुए हैं जो पीपल,
उन्हें इलेक्शन लड़ने से प्रतिबंध किया जाए, बैन लगाया जाए या नहीं, ये पूछा, सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा पूछी। इशू क्या है? इशू ये है, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन डाली गई। ये डाली गई कि जो पर्सन कन्विक्ट हो चुके हैं, मतलब अपराधी है, मान लो भाई साहब किसी ने क्राइम किया, मर्डर कर दिया या किसी पे और क्राइम है, अपराध किया कोई भी, और उसे सजा हो गई, तो वो गवर्नमेंट क्लर्क नहीं बन सकता, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी जॉब पे नहीं वो अपॉइंट किया जा सकता। जैसे जब भी आप मान लो किसी का फॉर्म भरते हो, यूपीएससी का फॉर्म भरते हो भाई साहब, जब मेंस का फॉर्म भरते हो ना प्रीलिम के बाद, तो पूछा जाता है आप पे कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल से चार्जेस लगे या नहीं, तो आपको फिर वो जॉब नहीं मिल सकती, कोई भी गवर्नमेंट जॉब। जब किसी भी क्रिमिनल को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों उसे परमिशन दी जाती है? ये इस पिटिशनर ने, जिसने याचिका डाली है कोर्ट में, ये पूछा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब, रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई या जवाब। गवर्नमेंट का कहना यह है, लॉ मिनिस्ट्री ने फाइल किया, एफिडेविट दाखिल किया कोर्ट में दिसंबर 2020 में। और ये आइडिया जो लाइफ टाइम बैन लगाने का आइडिया है ना, मतलब पूरे जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगा दो, उस पर बैन लगा दो कि वो कभी इलेक्शन ना लड़ सके अपने जीवन काल में, अगर वो किसी अपराध के लिए कन्विक्ट हुआ है, दोषी ठहराया गया और उसे सजा मिली है। तो ये रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम लाइफ टाइम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ये गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट के में ये दाखिल किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है अगेंस्ट में, कि लाइफ टाइम बैन क्यों नहीं लगाना चाहती ऐसे अपराधी के ऊपर, जो मतलब प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहती, जो कन्विक्ट हो चुका है, अपराधी दोषी, मतलब अपराध सिद्ध हो चुका है, उस पर दोषी ठहराया जा चुका है कोर्ट के जरिए। तो ये क्यों नहीं चाहती सेंट्रल गवर्नमेंट? देखो मिनिस्ट्री का कहना ये है, लॉ मिनिस्ट्री का रीजन दिया कि एमपी और एमएलए ये कोई सर्विस कंडीशन के द्वारा बाउंड नहीं है। जैसे जब किसी गवर्नमेंट सर्विस में कोई जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो वो सर्विस कंडीशन रूल होते हैं, उनके द्वारा बाउंड होते हैं, प्रतिबंध मतलब एक तरह से बाध्यकारी होते हैं। लेकिन एमपी एमएलए जो सांसद और आपके विधायक, वो इनके द्वारा बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि वो अपने कंट्री और सिटीजन, नागरिक और देश की सेवा करेंगे, ये शपथ लेते हैं। तो ये जो प्रोप्रियटी है, गुड कंसाइंस है, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इससे बाध्यकारी है, यानी कि देश की वो सेवा करेंगे, देश के जो भी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको सर्व करेंगे, इसके द्वारा बाउंड है, ना कि कंडीशन सर्विसेज से। यानी कि जब कोई गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट होता है, तो वो सर्विस कंडीशन के कुछ रूल होते हैं, उनके लिए वो मानने पड़ते हैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान। लेकिन एमपी एमएलए इन सर्विस के रूल से बाउंड नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। पहला रीजन तो ये दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस है 2019 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि देखो, जो पॉलिटिक्स है उसमें क्रिमिनलाइजेशन तो हो ही रहा है, ये बिल्कुल कड़वा सच है। मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, यानी कि राजनीति में नेता हैं जो अपराधी आ रहे हैं, जिन पे क्राइम, भाई साहब जिन पे क्रिमिनल कोई अपराध है, उसने अपराध किया है, क्राइम किया है, और क्रिमिनल एक्ट जिन्होंने किया है, ऐसे क्रिमिनल पॉलिटिक्स आ रहे हैं बन के, यानी कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब था। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, आरपीए के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिनिधित्व कानून 1951 का, इसके अंदर देखो, अगर कोई प्रिजन में डाल दिया जाता है 2 साल के लिए, तो तब तक वो बैन लगा रहता है उस आदमी पे, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और बैन 2 साल की सज़ा हुई, 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा, जब उसने सज़ा काट ली, उसके सज़ा काटने के 6 साल बाद तक भी उस पर बैन लगा होता है। तो गवर्नमेंट का कहना था, भाई साहब ये इनफ है किसी भी लेजिस्लेटर के लिए, जो ये सज़ा दी गई है कि जब तक वो प्रिजन में रहा जेल में, और उसके जेल से छूटने के बाद 6 साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन जो एमपी एमएलए के ऊपर जो ऑफेंसेस हैं, वो ऐसे कितने एमपी हैं? बहुत लार्ज नंबर में, कई बार हमने डिस्कस किया कई न्यूज़ में, लगभग 6000 एमपी एमएलए ऐसे हैं जिन पे केस चल रहे हैं क्रिमिनल एक्ट के। इनमें सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए, और सिटिंग जो एमपी एमएलए यानी कि जो फिलहाल एमपी एमएलए ना, सांसद और विधायक, उनमें से लगभग 2500 एमपी एमएलए ऐसे हैं जिन पे कोई ना कोई केस चल रहा है, क्रिमिनल एक्ट किए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग? इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? 2017 में इलेक्शन कमीशन ने अपेक्स कोर्ट को ये बोला कि इन पे हाँ लाइफ टाइम बैन लगाया जाना चाहिए, मतलब प्रतिबंध किया जाना चाहिए, पूरे जीवन काल में ये इलेक्शन ना लड़ सकें। इसने आर्ग्यू किया, देखो ये क्या है, अगर हम पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइजेशन करना चाहते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब
अपराधी क्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या है? अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, यानी कि क्रिमिनल्स आते हैं, अपराधी लड़ते हैं इलेक्शन और जीत जाते हैं। और डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब अपराधी ना हो, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, यानी कि अपराधीकरण ना हो। तो ये डीक्रिमिनलाइजेशन अगर करना है पॉलिटिक्स का, तो ये एक अच्छा है कि उन पर लाइफ टाइम बैन लगाया चाहिए, जाना चाहिए कि अपराधी जो भी हैं, जो भी कन्विक्ट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट से एग्री किया कि देखो बैन अगर लगाया जाएगा इन पे, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग होगा, हमारे संविधान के, और राइट टू इक्वलिटी के भी ये अकॉर्डिंग होगा अगर इन पे बैन लगा दिया जाता है। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी ज़रूरत क्या है कि करने की? ये देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई साहब कि इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी एमपी और एमएलए पे जो केस चलते रहते हैं ना, सालों तक, 15 साल तक, 20 साल तक, कभी कभी तो एमपी एमएलए बने रहते हैं और मर जाते हैं, तब तक केस चलते रहते हैं, फिर फाइल बंद करनी रहती है। तो ये केस जो चलते रहते हैं इन्हें जल्दी से निपटारा करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, इनको जल्दी से निपटारा करने के लिए इन क्रिमिनल केसेस जो चल रहे होते हैं लेजिस्लेटर के अगेंस्ट। इसमें बहुत सारी डायरेक्शन ये भी दी है कि राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वोटर का, उसे भी मोर इफेक्टिव बनाने के लिए कोर्ट ने कई बार ऑर्डर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर एक मोबाइल ऐप भी बनाई है, जिसके जरिए कोई भी आदमी, जैसे आप व्हाट्सअप की ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, ऐसी एक ऐप है ई विजिल नाम की, और बहुत सारी ऐप हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो, ऐप पे डाउनलोड करोगे, उस पर देख सकते हो कौन सा जो एमपी एमएलए किस पे केस चल रहा है, और जो इलेक्शन कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका सारा ब्यौरा, सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस ऐप पे। उस पर पता लगा सकता है कोई भी वोटर कि किस पे क्रिमिनल एक्ट चल रहे हैं, किसको मुझे वोट देना है, मतलब कौन अपराधी है जिसे मैं वोट देने जा रहा हूँ। अगर कोई अपराधी नहीं है तो उसे मैं वोट देना चाहता हूँ तो उसको दूंगा, ऐसा पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन भाई साहब ये जो कॉमन पीपल है उनको कहाँ पता होता है मोबाइल ऐप के बारे में देखना, वो तो बस वोट कर देते हैं, ये तो बस कहने वाली बात है। जो कमीशन है देखो, इसने अलग से सेपरेट सेल बनाए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ताकि उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल टैक्स पैक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पैक्ट का मतलब है एक तरह से एग्रीमेंट, समझौता। इंडिया और यूएस ने अभी सहमति जताई है कि वो डिजिटल सर्विस टैक्स के लिए एक पैक्ट करेंगे, दोनों एग्रीमेंट करेंगे। ये गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है ना, इम्पोज का मतलब टैक्स लगाती हैं। देखो बहुत सारे आइटम हैं जो यूएस लगाती है टैक्स इंडिया के ऊपर, और इंडिया लगाता है यूएस के कंपनीज के ऊपर। वो क्या है मामला, ये जानेंगे इसमें। ये डील जो अभी हुई है इंडिया यूएसए के बीच में, ये यूएस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके के साथ में लास्ट वीक हो चुकी है। कुछ ऐसी डील है। इसमें यह है, देखो इंडिया क्या है ना, जो बहुत सारी बड़ी कंपनी है यूएस की, अमेरिका की, जैसे अमेजन है, गूगल है, फेसबुक है, इन पे इक्वलाइजेशन लेवी लगाता है, फीस लगाता है भाई साहब इन पे, एक तरह से डिजिटल टैक्स। तो ये यूएस का कहना ये है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करता है हमारी कंपनी के बीच में, अपनी कंपनियों पे नहीं लगाता इंडिया, और ये बाहर की कंपनियों पे लगाता है। तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करता है इंडिया। इसी के रिटेलिएटरी एक्शन में, रिटेलिएटरी का मतलब है बदला लेने के लिए अमेरिका भी, जो इंडिया के प्रोडक्ट जाते हैं ना अमेरिका में, जैसे इंडिया बेचता है भाई साहब अपने प्रोडक्ट बहुत सारे, जैसे गोल्ड एक्सपोर्ट करता है यूएस में, सिल्वर बेचता है, ज्वेलरी आइटम बेचता है, वुडन फर्नीचर बेचता है बहुत सारे। तो इन पे भी फिर अमेरिका टैक्स बढ़ा देता है, अमेरिका टैक्स लगा देता है। जैसे मान लो इंडिया यूएसए में बेचेगा कोई चीज़, इंडिया से जा रही है, अब यूएसए इन पे टैक्स लगा देगा, इन पे 40%, किसी पे 25% टैक्स लगा दिया। अब अगर मान लो ये 100 रुपये की चीज़ थी, 40% लगा दिया, 140 की हो गई। तो 140 की होगी भाई साहब, महंगा हो जाएगा इंडिया का माल यूएसए में। और यूएसए में अगर पहले से ही मान लो कोई भी चीज़ मिल रही है 120 की, वो सेम चीज़ सेम क्वालिटी, तो इंडिया का माल कौन खरीदेगा? तो इसलिए इंडिया के प्रोडक्ट को डिस्करेज करने के लिए ऐसे टैक्स लगा सकता है अमेरिका। तो लगाया हुआ है ऑलरेडी 40%, मतलब 25% लगाया हुआ है ये 40 प्रोडक्ट पे। तो ये तो 40 और 20% का हमने एग्जाम्पल लिया, 25% का। अभी यूएस ने लगाया हुआ है 25% टैक्स, ये भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया हुआ है, मतलब बदले में, क्योंकि इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाई हुई है इसकी कंपनीज पे, जो यूएस बताता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है यानी कि भेदभाव करता है यूएस की कंपनियों पे। लगभग $55 मिलियन, 1 मिलियन में होता है आपका 10 लाख, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो करोड़ में आ जाएगा। इतने जो डॉलर है 55 मिलियन, ये अप्रोक्सीमेट इतना अमाउंट है जो डिजिटल सर्विस टैक्स के जरिए यूएस कंपनियों को देना पड़ता है। जैसे गूगल, अमेजन, लिंक्डइन, ये फेसबुक है, ये कैलकुलेट किया है यूएसए ने। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड देखो ये है, अभी बहुत सारी
कंपनी एक साथ आई, लगभग 136 कंट्री जिनमें इंडिया भी था। 8 अक्टूबर को एक एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग। इसमें माना गया कि देखो बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं कि वो अपना इनकम पे टैक्स बचा के ले जाती हैं, क्योंकि अपना वो ना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं। कैसे शिफ्ट करती हैं वो जानेंगे। इसी वजह से देखो इंडिया ने इक्विलाइजेशन ले भी लगाया है ऐसी कंपनियों पे, यानी कि डिजिटल टैक्स बोल सकते हो आप। तो अभी एक एग्रीमेंट हुआ बहुत सारी कंट्री के साथ मिलके, तो उन्होंने माना कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए 50% का, तो ताकि कोई भी कंपनी बच ना सके, यानी कि जो अब कंपनी बच जाती है टैक्स देने से वो कंपनी बच नहीं सकेंगी। तो ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स है इसको अभी मतलब हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा हर एक कंट्री को, फिर कोई डिजिटल सर्विस टैक्स नहीं लगाएगी। यानी कि जो भी कंपनी जैसे अमेजन, फेसबुक यहाँ पे काम कर रही हैं, तो जितना भी उनका वो प्रॉफिट है उस पर वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स देंगी 50% का, 15% का। तो ये आपको याद रखना है। इसमें सिग्निफिकेंस क्या होंगे, सिग्निफिकेंस ये होंगे, देखो OECD और G20 के जो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है वो ये चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट हो, एक टैक्स रिजिम, जो नया टैक्स रिजिम है इसको माने सारी कंट्री। OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भाई साहब एक ग्रुप है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। और G20 ग्रुप तो आप जानते हो 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसका इंडिया भी मेंबर है। OECD का इंडिया मेंबर नहीं है। तो ये कंट्री का भी ये मतलब एग्रीमेंट है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो। तो ये 2 पिलर पे बेस्ड है। कौन कौन से 2 पिलर? एक तो देखो जो ट्रांजैक्शनल और डिजिटल कंपनीज हैं उनसे डील करता है ये, यानी कि वो टैक्स जो कंपनी बचा लेती हैं और अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं। वो कैसे शिफ्ट करती हैं? देखो प्रॉफिट शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं इसे। एक कंपनी है, मान लो इंडिया में काम करती है, ये कंपनी इंडिया में काम करती है, ए कंपनी इंडिया में काम करती है और इसका मान लो यहाँ पे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 10,000 करोड़। तो इंडिया उस पर टैक्स लगाएगा, कॉरपोरेशन टैक्स लगाएगा। जो कंपनियों पे टैक्स लगता है वो उसे बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। तो इन पे जो टैक्स लगाया 10,000 करोड़ पे, तो यहाँ पे मान लो अगर 30% टैक्स है इंडिया में, तो 30% देना पड़ेगा 10,000 का। तो 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? 10,000 का 30% हो जाएगा लगभग 3,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे टैक्स की तरह इसको, इस कंपनी को, ए कंपनी को इंडिया में। लेकिन ये करती क्या है, इसकी ब्रांच जैसे मान लो फेसबुक का या अमेजन का, गूगल का ले लें हम यहाँ पे, तो ये इसका जो बिजनेस है यहाँ पे भी इंडिया में भी, और बिजनेस इसका और भी बहुत सारी कंट्रीज में होगा। जैसे मान लो लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, यूरोप में। इन्हें टैक्स हेवन कंट्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ना लग्जमबर्ग, देखो ये यहाँ पे है लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नीदरलैंड यहाँ पे, लग्जमबर्ग यहाँ पे, सिंगापुर के पास, यूरोप की कंट्री है। तो ये अपना प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट कर देती है कंपनी। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे 10,000 करोड़ का इन्हें फ़ायदा हुआ था, तो ये अपना प्रॉफिट दिखा देंगी। जो लग्जमबर्ग नीदरलैंड में इनकी ब्रांच है ना कंपनी की, ये कह देंगी इतना फ़ायदा हमें वहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तो हमें केवल कितना हुआ है, 1,000 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पे 1,000 करोड़ हुआ, यहाँ पे 1,000 करोड़ हुआ। तो अब क्या होगा, अब जब यहाँ 30% देंगी तो इन्हें सिर्फ 300 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे टैक्स में। और ये इन्होंने 9,000 करोड़ कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे कर दिया। या तो 9,000 करोड़ या पूरा 10,000 करोड़ शिफ्ट कर देंगे इन कंट्रीज में, क्योंकि इनमें मान लो बहुत कम टैक्स होता है, 2%, 5% ऐसा टैक्स होता है। तो इन्हें देखो कितना फ़ायदा हुआ, यहाँ 30% टैक्स दे रही थी और वहाँ सिर्फ 2 या 5% देना पड़ेगा लग्जमबर्ग या नीदरलैंड में। ऐसे प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं। तो इसीलिए ये प्रपोज किया अभी कंट्री कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स हो 15% का, चाहे उनका कहीं पे भी बिजनेस हो। अगर यहाँ पे चला रही हैं वो, तो 15% अपनी कमाई पे टैक्स देंगी ही देंगी। तो ये प्रपोज किया। इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या लगाई जा रही है, इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे अगर ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स होगा। इसका ये फ़ायदा होगा, जैसे अभी प्रॉफिट शिफ्ट करती है ना नीदरलैंड में, लग्जमबर्ग वगैरह कंपनीज में, ये कंट्रीज़ में ये कंपनी शिफ्ट करती हैं अपना प्रॉफिट, तो अब नहीं कर पाएंगी। फिर ये टैक्स हेवन कंट्री हैं जो इनमें नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लोअर टैक्स रेट है यहाँ पे। जैसे ये लग्जमबर्ग, नीदरलैंड या बहामास, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, यहाँ पे शिफ्ट कर देती हैं अपना प्रॉफिट, तो ये नहीं कर पाएंगी, यानी कि टैक्स से बच नहीं पाएंगी फिर कंट्री। तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो इंडिया पे इंपैक्ट बस इतना पड़ेगा, जो इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी लगा रखा है, यानी कि डिजिटल टैक्स लगा रखा है अमेजन, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों पे, तो वो हटाना पड़ेगा इंडिया को, जो इम्पोज कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है चाइनीज फर्म्स आई अफगानिस्तान लिथियम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो चाइना ने अभी एक एग्रीमेंट किया है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में आप सबको पता तालिबान का भी सत्ता हथिया लिया उसने, तालिबान ने। अब तालिबान का रिजीम है, तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो तालिबान गवर्नमेंट ने भी एक तरह से ग्रीन लाइट दे दी है, यानी कि सहमति जताई है कि जो अफगानिस्तान में लिथियम के डिपॉजिट हैं उनको चाइना अभी खुदाई करेगा, लिथियम निकालेगा और उसे यूज करेगा। तो बैकग्राउंड क्या है इसका,
देखो लिथियम अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है लिथियम का, लेकिन अभी तक वो अनटैप्ड है, अभी तक उसकी खुदाई नहीं की गई, यूज नहीं किया हुआ। तो चाइना इसे यूज करना चाहता है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है, चाइना को सिक्योरिटी सिचुएशन की एक चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं, और वहाँ पे फूड शॉर्टेज वगैरह भी है, बहुत सारे चैलेंजेस और भी हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लिथियम है क्या, और हमारे इंडिया में क्या कानून बने हुए हैं लिथियम को, और हमारे इंडिया में क्या है इसके डिपॉजिट वगैरह। देखो लिथियम एक सॉफ्ट और सिल्वर कलर की एक मेटल है, धातु है, और ये बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में प्रोडक्ट में यूज होती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है ना, उसकी बैटरी है लिथियम की बनी हुई है। तो ये लाइटेस्ट मेटल है और सबसे लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है, यानी कि सबसे हल्की मेटल है भाई साहब। ये है लिथियम, जो आपको पत्थर सा दिखाई दे रहा है, ये लिथियम मेटल है। ये यूज होती है बैटरी वगैरह बनाने में। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल है, मतलब जल्दी से आग पकड़ लेती है इसे, इसलिए मिनरल ऑयल में, तेल में डुबा के रखा जाता है। और ये अल्कली मेटल है और रेयर मेटल भी है, दुर्लभ है भाई साहब, बहुत ही कम रेयरली पाई जाती है, हमारे इंडिया में भी बहुत ही कम पाई जाती है लिथियम। हम दूसरी कंट्री से इसे इंपोर्ट करते हैं बैटरी वगैरह बनाने के लिए, या दूसरी कंट्री से ही बैटरी हम इंपोर्ट करते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक और फीचर क्या है? देखो ये हीट कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी किसी भी सॉलिड मेटल में अगर देखें तो, एलिमेंट में। और लिथियम देखो सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली आसानी से इसमें से पास हो सकती है। और ये फ्लेमेबल है, ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, मतलब जल्दी से आग पकड़ लेता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके यूजेज, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसके प्रयोग हैं। एक तो देखो सिरेमिक में यूज हो सकता है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, टेलीकम्युनिकेशन में हमने जाना, फ़ोन वगैरह की बैटरी में, या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस मतलब स्पेस में, जैसे रॉकेट वगैरह में यूज हो सकता है ये, मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी यूज हो सकता है। और अगर इसे ट्रीटियम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी यूज हो सकता है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन मतलब फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, नाभ के संलयन क्रिया होती है ना, एक हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना लेते हैं, ये फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसमें भी यूज हो सकता है। तो इसके लिए हमारे इंडिया में देखो एक कानून बना हुआ है किसी भी प्रेस्क्राइब सब्सटेंस के लिए, और प्रेस्क्राइब सब्सटेंस में आता है हमारे इंडिया में ये लिथियम। तो ये प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस होते क्या हैं? देखो एक एक्ट है 1962 का, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसमें लिथियम को प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया ने। ये जब भी किसी मान लो डिक्लेयर करते हैं प्रेस्क्राइब सब्सटेंस, तो उस ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मिनरल को, खनिज पदार्थ हो या कोई भी पदार्थ हो, सब्सटेंस हो, उसको प्रेस्क्राइब सब्सटेंस डिक्लेयर कर सकती है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, और नोटिफिकेशन जारी करके उसे डिक्लेयर कर देगी। उसे इस बेस पे डिक्लेयर करती है अगर उसका यूज है, उसका प्रोडक्शन या यूज किया जा रहा है एटॉमिक एनर्जी के लिए, मतलब नाभिक जो है परमाणु एनर्जी के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए, एटॉमिक एनर्जी के लिए किया जा रहा है उसका यूज, या ऐसी रिसर्च में जो इससे कनेक्टेड है, यूरेनियम से, प्लूटोनियम से, या थोरियम से, बेरिलियम से, ड्यूटेरियम से, इनसे कनेक्टेड है, तो इंडिया उसे इस एक्ट के अंदर 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसके अंदर उसे प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस डिक्लेयर कर देता है। तो हमें इसमें याद रखना है बस लिथियम है क्या और प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस क्या है, ये दो बात आपको इसमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में ये है, एक बीमारी है भाई साहब, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये सुअर को होती है, पिग को होती है, स्वाइन का मतलब होता है पिग या सुअर, या हॉग भी बोल सकते हैं सुअर को, हॉग, स्वाइन या पिग एक ही बात है। वियतनाम में अभी बहुत ज़्यादा केस देखे गए इसके, बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पे नंबर ऑफ लास्ट ईयर से 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा सुअर को मार दिया गया। देखो इनकी कलिंग कर देती है, कलिंग का मतलब है मार देना, सुअर को ये मार दिया जाता है जब उसको ये बीमारी हो जाती है। मार क्यों दिया जाता है उसे? मार इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, ना ही वैक्सीन है, ना ही कोई दवाई है, इसलिए एक ही उपाय है इसका, उसे मार दो, क्योंकि दूसरे सुअर को ना हो, स्वाइन को ना हो। लगभग 2275 एरियाज़ में ये फैला हुआ है, और 57 कंट्रीज़ में लगभग ये फैला हुआ है, 57 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, और बहुत सारे लगभग 2,30,000 हॉग्स, सुअर को अभी तक ये हो चुका है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता क्या? देखो एक हाईली कंटेजियस डिसीज़ है, ये फैटल एनिमल डिसीज़ है, ये पशुओं को होने वाली डिसीज़ है, और ये मोस्टली वाइल्ड पिग को होता है, जंगली सुअर को। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ जंगली सुअर को ही होगा, डोमेस्टिक पिग को भी हो सकता है, घरेलू जो सुअर है, लोग सुअर पालते हैं, उनको भी हो सकता है। इसमें देखो फीवर होता है, बुखार होता है सुअर को। ये सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया, डिटेक्ट किया गया 1920s में, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखो ये याद रखना एक वायरल डिसीज है, वायरस से होता है ये,
और इसकी मोर्टेलिटी 100% है। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट, अगर किसी को हो गया तो डेथ रेट इसमें 100% है, यानी कि जिस भी सुअर को होगा मरेगा ही मरेगा। क्यों? क्योंकि कोई इलाज ही नहीं है इसका, कोई दवाई नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन डेवलप की अब तक इसके लिए बचाने के लिए। तो इसलिए एक ही उपाय है कि सुअर को, जब किसी एनिमल को या सुअर को हो जाता है उसे मार देते हैं ताकि दूसरे पशुओं में ना फैले ये। तो यही था बस आज के लेक्चर में।